नाजरीन, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। आज 15 मार्च 2026 संडे का दिन है। आज की गुफ्तगू जो रहेगी वो जंगों पर, वार पर, यानी कि जो हालिया जो वार चल रही है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका और दीगर जितने भी जंगें हुई हैं, हो रही हैं, रशिया यूक्रेन की भी हो रही है। तो इस तरीके से एक गुफ्तगू रहेगी, एक एहसासात रहेंगे, जज्बात रहेंगे कि हमको बात को समझने की कोशिश करनी होगी, ताकि जो जंगों की वजह से जो नुकसानात हैं उसका एक तज्ज़िया, एक एनालिसिस हम कर सकें, अच्छे अंदाज में कर सकें। इसकी सिर्फ एक कोशिश है और उम्मीद है कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। तो इब्तदाई कलिमात के तौर पर, जंग जो है उस वक्त होती है जब जो बातचीत है, नेगोशिएशन है, या तो कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता है, या फिर बातचीत जो है, नेगोशिएशन जो है वो फेल हो जाता है, उसका कोई नतीजा नहीं आता है, फिर जंग शुरू हो जाती है। और ये जो जंगें होती हैं, एक तो हमला आवर यानी कि ऑफेंसिव टाइप वार होती है, जंग होती है, जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क पर जो है धावा बोल देता है। और दूसरा किस्म की जंग ऐसी है कि डिफेंसिव, जब कोई हमला होता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश, अपने मुल्क को, अपने जो है सिटीजन्स को बचाने की कोशिश में जो जंग होती है उसको डिफेंसिव जंग कहते हैं। और मौजूदा हालात में हम ये जान सकते हैं, हमको मालूम है कि कौन से ममालिक ऑफेंसिव लड़ रहे हैं और कौन सा मुल्क जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। जैसा कि पहला पॉइंट है, पहला नुक्ता है, वो ये है कि जैसा अगर कोई मिसाल दी जाए कि अगर आग लगाना है, आग लगाने के लिए हमको एक माचिस की तीली काफ़ी होती है और उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। माचिस की जो डब्बी होती है उसकी ही कीमत बहुत कम होती है, तो उसकी एक तीली की कीमत बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन उससे क्या होता है, आग लग जाती है। तो आग लगाना एक्सपेंसिव नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आग बुझाना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा होता है, पानी का, फायर ब्रिगेड का, और साथ ही साथ माली और जानी नुकसान होने की भी चांसेस है। इसी तरीके से अगर कोई दलदल में गिर जाए, गिर जाना तो बड़ा आसान है, लेकिन दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जंग में जाना, वार को शुरू करना बहुत आसान है, हमला कर दीजिए, वार शुरू हो जाएगी। लेकिन जब उसका रिटेलिएशन होगा, जब उसका जो है जवाब दिया जाएगा, फिर आप भी जवाब देंगे, फिर वहां से जवाब, इधर सवाल जवाब जब होता रहेगा जंग में, यानी कि हमला डिफेंस, हमला डिफेंस, हमला डिफेंस, ये जो चलता रहेगा, इससे फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब तक के खातिर खा नुकसान ना पहुंच जाए, कोई किसी को समझ में नहीं आता है कि ये जंग बहुत ख़राब चीज़ है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जंग से नुकसान किसको होगा? फॉर एग्जांपल, मिसाइल आकर गिर रहा है, या बुलेट चल रही है, या कोई भी जो है वारहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहाँ पर जो वार जोन है, वार जोन में लोगों को नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा, रोड्स है, बिल्डिंग्स हैं, जो भी हैं, जो भी इमारतें हैं, उनको नुकसान होगा, लोग मरेंगे। लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर भी नुकसान होगा, झाड़ों पर नुकसान होगा, जंगलात पे नुकसान होगा, जानवरों पे नुकसान होगा, चरिंद परिंद पर
नुकसान होगा। ये हवाएं, ये फिजाएं आपके प्लेनों और आपके जो है मिसाइलों के उड़ने की जगह नहीं है, ये परिंदों के उड़ने की जगह है। और मिसाइलें और प्लेन और दीगर चीजें की वजह से उन पर भी क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ इंसान का नहीं, हर वो चीज जो वहां मौजूद है उनका नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल के अंदाज से अगर देखा जाए, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है जिसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कभी सुने होंगे कि आपके टीचर पढ़ाए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, या एनवायरमेंटलिस्ट जो एनजीओज होते हैं, उन्होंने कभी आपको बताया होगा कि भाई हर इंसान का कार्बन फुटप्रिंट होता है। जैसा कि अभी फिलहाल मैं कार में बैठा हुआ, कार चलाऊंगा तो कार्बन एमिट होगा, या बाइक की वजह से होगा। लेकिन जहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है, जहाँ ट्रांसपोर्ट होता है और जहाँ तक पहुँचता है, फिर मेरी कार तक आएगा, फिर मैं चलाऊंगा, हर जगह कार्बन एमिट होगा। साथ ही साथ जो हम सुबह से लेकर शाम तक और पूरे दिन भर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन के बनने में एक फैक्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, या जो भी साबुन है, शैम्पू है, कुछ भी है, टूथपेस्ट है, या ये चश्मा है, कुछ भी कपड़े हैं, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए एनर्जी यूज हो रही है। और उस एनर्जी के इस्तेमाल में और ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल का और कार्बन का, फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है। तो हर वो चीज, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हर इंसान के हर एक्टिविटी, हर एक्शन की वजह से हम इस दुनिया में अपना कार्बन छोड़ रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। ऐसा आप सुने होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी हमने सोचा, कभी इन हुक्मरानों ने जो जंग लड़ रहे हैं उन्होंने सोचा कि एक मिसाइल छोड़ने से, एक फाइटर जेट उड़ाने से और एक मुल्क को तबाह ताराज कर देने से कितना कार्बन फुटप्रिंट इस दुनिया में हम छोड़ रहे हैं। पेन के इस्तेमाल से कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है, टूथपेस्ट के इस्तेमाल से हो रहा है, ये तो आप सोच रहे हैं। लेकिन जंग की वजह से, वार की वजह से, युद्ध की वजह से, झगड़ों की वजह से और हथियारों के इस्तेमाल की वजह से, क्या वो हथियारें फूल बरसाते हुए जा रही हैं? वो हथियारें तो आपका ऑक्सीजन खा रही हैं पूरा। और इस वजह से भी कार्बन फुटप्रिंट छूट रहा है, जिसकी तरफ कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं उस तरफ आपका ध्यान यानी कि लगाना चाह रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई भी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाँ, या कोई भी जो है इंडस्ट्री है, कुछ भी है, जब भी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाता है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस एक्टिविटी में, उस प्रोजेक्ट से पहले, उस मेगा प्रोजेक्ट से पहले, उस बड़े प्रोजेक्ट से पहले ये मालूम किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट हो रहा है, यानी कि एयर पे, वाटर पे, सॉइल पे, लोगों पे, सोशियो इकोनॉमिक इश्यू पे और दीगर जितने भी, जैसे कि फ्लोरा है, फौना है, जंगलात हैं, झाड़ है, यानी कि किसान हैं, या जो है आपके जंगली जानवर है, दीगर फ्लोरा और फाना है, इन पर कितना उसका असर हो रहा है, कितना पॉजिटिव असर हो रहा है, कितना नेगेटिव असर हो रहा है, और कितना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ये तमाम एनालिसिस करने के बाद और इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद, उसका अंदाज़ा लगाने के बाद, फिर जो प्रोजेक्ट के लिए वो EIA किया जा रहा है उसको मंजूरी दी जाती है, उसको NOC दी जाती है। चलिए, यहाँ पे आप सड़क बना सकते हैं, रेलवेज बना सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, हार्बर बना सकते हैं, या कोई इंडस्ट्री बना सकते हैं।
किस तरीके से माइनिंग की जा सकती है बोलकर कब इजाज़त दी जाती है? पहले EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, फिर उस प्रोजेक्ट के लिए इजाज़त दी जाती है। तो मेरा फिर से सवाल है, जैसा कार्बन फुटप्रिंट पे मैंने सवाल किया, अब फिर से सवाल कर रहा हूँ, क्या जंग पे जाने से पहले किसी ने EIA किया? एक मामूली इंडस्ट्री के लिए आप EIA कर रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जंगों पर जाने से पहले जब आपको मालूम है कि जानी माली नुकसान पहुंचने वाला है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स वो राइट्स के ताल्लुक से बातें करते हैं, वो अब फिल वक्त कहाँ पर हैं? और जो एक इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है बल्कि एजिटेशंस कर रहे हैं, वो फिल वक्त कहाँ है? वो सिविल सोसाइटीज किधर हैं? क्या वार के लिए EIA नहीं होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। ये इस तरफ भी मैं आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वॉर इकोनॉमी। एक हुक्मरान, एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है ये फैसला कर लेता कि भाई मुझको जंग लड़नी है, तो किसके पैसों से आप जंग लड़ रहे हैं? पैसे चाहिए ना। तो टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर एक हुक्मरान जंग में कूद गया, तो जंग में कूदने से पहले क्या उसने टैक्स पेयर से पूछा कि मैं आपके जो पैसे जमा करे, बड़े हार्ड अर्न मनी जो आपकी मौजूद है हमारे खजाने में, क्या उस खजाने का इस्तेमाल जो है मैं जंग में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या जंग में जाने से पहले, वार में जाने से पहले रेफरेंडम करना जरूरी नहीं है? टैक्स लेने के टाइम पर तो आप बड़े ही जो है उससे टैक्स ले लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, हर किस्म का टैक्स ले लेते हैं, लेकिन उन टैक्स के पैसों से आप किधर जाना चाह रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव वे में जाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, जाते रहिए, लेकिन आप एक डिस्ट्रक्टिव वे में जाना चाह रहे हैं, तो आप जिस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके वो पैसे हैं, जिन लोगों के पैसे हैं, अवामुन्नास के पैसे हैं, सिटीजन्स के पैसे हैं, सिविलियंस के पैसे हैं, तो उनसे आपने इजाजत ली क्या? क्या ये जरूरी नहीं है कि आपकी मर्जी है जंग लड़ना, लेकिन पैसे आपके पास नहीं है, पैसे किसी और के, और मर्जी आपकी? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरीके से उड़ाना जंगों में, ये जो है एक हिमाकत है, और इस तरफ भी जो है सोचने की जरूरत है। सिक्स्थ पॉइंट, क्या हम ऐसे मुल्क को, ऐसे कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं जिस मुल्क ने इंसानों पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया? आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए गए। तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वालों को ये पता होगा ना कि उसका कितना असर है? कोई बचेगा नहीं। अगर कोई बच भी जाएगा तो आगे चल के उसको या तो बीमारियां हो जाएंगी, या फिर जो है वो किसी न किसी अंदाज से मर ही जाएगा, और वहाँ का पूरा इकोलॉजी, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा फ्लोरा फौना, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे लोग, ऐसे पत्थर दिल लोग, ऐसे लोग जिनके अंदर इंसानी जो है एहसास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हमदर्दी है, और उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि कितने ज्यादा लोग मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बॉम्ब डाल दिया। और ये उनकी हिस्ट्री है। अपने मफाद के लिए, अपने गुरूर के लिए, अपने ईगो के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम किसी भी मुल्क से दोस्ती करने से पहले उसकी हिस्ट्री देखना जरूरी है। एक मामूली इंसान से दोस्ती करने से पहले हम ये जांचते हैं कि भाई वो किस तरीके का इंसान है। ठीक इसी तरीके से एक ऐसा मुल्क जो मुसलसल जंगों में है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वियतनाम में, गल्फ में, और जो है हर मुल्क में जाएंगे, वहां पर 2 टुकड़े कर देंगे और अपने अपने हथियार बेचेंगे, और किसी ना किसी मुल्कों को जो है जंग में झोंक देंगे, और
पैसा कमाएंगे हथियार बेचकर। इस किस्म के मुल्क को जिसका जो मेन बिजनेस ही जंग है और हथियार बेचना है और इंसानों पर बम डालने से पहले वो सोचता ही नहीं है, उनसे हम दोस्ती या उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं क्या, एक बार सोचने की जरूरत है। अब मौजूदा जो जंग चल रही है ईरान की उधर की, और जो पुरानी जंग है फलस्तीन और इसराइल की, और उससे पुरानी एक जंग है आपके रशिया की और जो है यूक्रेन की। कहीं ना कहीं आप देखिए एक मुल्क के पीछे अमेरिका रहेगा और दूसरे मुल्क के पीछे रशिया रहेगा, ये आपस में ये लड़ते ही नहीं है। 7th पॉइंट हमारा ये है कि जब भी जंग हो रही है, जगह जहां कहीं भी हो रही है, जहां कहीं भी जंग होती है हो रही है, वहां पे कौन मरेगा? जो वार जोन में रहेगा वो मर जाएगा, लेकिन जो वार जोन में नहीं है वो इस तरीके से मुतासिर होगा कि वहां पर महंगाई से वो मर जाएगा, और महंगाई से और महंगाई हो जाएगी। पहले ही महंगाई से हम परेशान हैं और ये वार की वजह से और चीजें महंगी हो रही हैं। जैसा कि फिल वक्त हमारे हिंदुस्तान में गैस की बड़ी किल्लत हो रही है, आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं है, और ट्रेड रुका हुआ है, बहुत मुश्किल है। तो कोई बम के गिरने से मरेगा और कोई महंगाई से, गरीबी से, भुखमरी से और दीगर चीजों से मरेगा। तो वार जब होगी तो ये जरूरी नहीं है कि हम वार जोन में हैं या वार जोन से बहुत दूर हैं, सब के सब इससे मुतासिर भी होंगे और किसी ना किसी अंदाज से मरेंगे। ये हमारा 7वां पॉइंट है। हमको किससे लड़ना है? हमको गरीबी से लड़ना है। 8वां पॉइंट, इंसानों का तो ये वो है कि हम चांद पर चले जाएंगे और जो है मार्स पे जाके वहां पे जमीन की प्लॉटिंग करेंगे, बस्तियां बसाएंगे, लेकिन जहां पे फिलवक्त मौजूद है जमीन, हमारा अर्थ, प्लैनेट अर्थ, उसको पहले हम तबाह कर देना चाह रहे हैं। लेकिन ख्वाब कहाँ के हैं? चांद पे जाने के, और कहाँ पे जाने के? मार्स पे जाने के ख्वाब है। तो हमको 8वां पॉइंट क्या है? हमको किससे लड़ना है? आपस में लड़ना है, या हमको गरीबी से लड़ना है, हमको बीमारियों से लड़ना है, हमको अलग अलग किस्म में जो बीमारियां हो रही हैं उनसे लड़ना है, उस पर हमारा पोटेंशियल इस्तेमाल करना है, हमको अनडेवलप्ड कंट्रीज को ऊपर लाना है, इस तरीके से करना है, या हमको और मुल्कों को गुलाम बनाना है और एक या दो मुल्क रहेंगे जो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, जो कॉलोनियल सिस्टम था वो फिर से लाएंगे। क्या क्या करना है, ये हमको सोचने की जरूरत है। हम आपस में लड़ रहे हैं या हमको किसी और से लड़ना है जो हमारे सर पर बैठा हुआ है, ये हमको सोचने की जरूरत है। 9th पॉइंट, इंसानों के बिहेवियर से ये अंदाजा होता है कि जो क़यामत है, क़यामत जिसको बोलते प्रलय, क़यामत, वो तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इंसान के का बिहेवियर इस तरीके से है कि ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, हम ये सब्र नहीं कर पा रहे, हम ये चाह रहे हैं कि क़यामत जल्द से जल्द आ जाए। ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ है, ऐसे हमारे हरकतें हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि क़यामत जल्द से जल्द आ जाए और हम उस क़यामत को देख लें। और हम डिस्ट्रक्टिव वे में जो जा रहे हैं, हम जंगों की तरफ जो जा रहे हैं, हम जो है मेगा प्रोजेक्ट्स और माइनिंग की तरफ जो जा रहे हैं, हम ऐसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़ से, हमारे एक्शन से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम क़यामत को जल्द बुलाना चाह रहे हैं। ये मेरा क्या है? 9th पॉइंट है। 10th पॉइंट क्या है? अगर आप कोई भी कंट्री को, कोई भी छोटे मुल्क को, जैसा कि एक बिल्ली को अगर आप कमरे में बंद कर दें, दरवाजा खिड़कियां बंद कर दें, जाने का रास्ता नहीं है, तो आप पर हमला करेगी। इसी तरीके से एक छोटे कंट्री को अगर आप उस पर पाबंदियां लगाएंगे और उस पर ऐसे जो है सैंक्शंस लगाएंगे और उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो रिटेलिएट करेगा। यही हो रहा है, यही यूक्रेन के साथ भी हो रहा है,
यही फ़लस्तीन के साथ भी हो रहा है, अब फिलवक्त यही ईरान के साथ हो रहा है। तो वो जब एक बंद गली में किसी को छोड़ देते हैं, तो फिर जो गली को बंद कर रहा है, जो रास्तों को बंद कर रहा है, जो दरवाज़ा लगा रहा है, उस पर हमला होगा। वो तो मरेगा, लेकिन साथ साथ आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। तो यही फिलवक्त हमको नज़र आ रहा है कि ईरान का जो हमला है इस तरीके से हमला है कि जिसका जिसका जो अंदाज है वो इसी तरीके से है कि हमला करने वाले को भी बहुत अच्छे से जो है उसका नुकसान पहुंचने वाला है, यानी कि अमेरिका को। तो ये हमारी चंद बातें थी आपके सामने, ताकि हम जंगों से होने वाले जो नुकसानात हैं उनको थोड़ा अलग अंदाज से समझ सकें, ताकि हम जो है अपने शऊर को जगाएं और अपनी समझ को बढ़ाएं, फिर सही डायरेक्शन में हम जाएं। हम यानी कि जो आने वाली जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उनसे हम महफूज रहें। हम महफूज उसी वक्त रह सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज। तो इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है जंगों को, एनवायरनमेंट के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से। तो सॉल्यूशन ये है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? गुफ्तगू। और आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, वियतनाम वार हो, गल्फ वार हो, कोई भी अफगानिस्तान का कुछ जो जो जंगें हो रही हैं, फिर आखिर वो आकर अच्छा नुकसान पहुंचाने का आखिर आगे टेबल पे नेगोशिएशन के ऊपर बैठ जाते हैं। और यही नेगोशिएशन पहले भी तो किया जा सकता था, लेकिन पहले ईगो, अहम और गुरूर में जो है वो लुत्फुत रहते हैं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है और रहना भी चाहिए, लेकिन उसी वक्त रहेगा जब कोई बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम की तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन एंड पे आ जाए। प्रॉब्लम एंड पे जाके खड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन एंड पे आके खड़े हो जाएंगे और आपकी नीयत सॉल्यूशन रहेगी, अमन रहेगा, पीस रहेगा और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट रहेगा, तो फिर सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन नीयत भी तो साफ होनी चाहिए ना, ये सबसे बड़ी बात है। किसी मुल्क का जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो खुद मुख्तारी को कोई दूसरा मुल्क छेड़ नहीं सकता। कोई भी मुल्क का प्रेसिडेंट को उठा लेना या किसी प्रेसिडेंट को जो है आप मार देना पिन पॉइंट करके, और जब आप पिन पॉइंट करके एक प्रेसिडेंट को मार रहे हैं तो आपके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो कहाँ बैठा है, कैसे मार रहे हैं। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी जब आप स्कूल बिल्डिंग पर जाकर स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। मतलब आपको मालूम है कि वहाँ स्कूल है, आपको मालूम है वहाँ हॉस्पिटल है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान की नीयत क्या होने जाना है, साफ रही और सॉल्यूशन एंड पे वो जाना चाह रहा है तो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो सॉल्यूशन चाहता ही नहीं है तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, नागरिक का भी एक अहम रोल होता है। इसी तरीके से अगर वो अपने हुक्मरानों को समझाने की कोशिश कर सके तो हम इस दुनिया पर अमन को बरकरार रख सकते हैं। और लोग कोशिश कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो नेगोशिएशन है टुवर्ड्स पीस। पीस ही एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा देर तक इस प्लैनेट अर्थ पे हम रह सकेंगे, वरना क़यामत को बहुत जल्द आने के लिए तैयार है। इसी अल्फाज के साथ, इसी जज्बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे सुनने के लिए तो कुछ देर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।